वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। जीटा लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरा नाम है अनिल कुमार। 7 वर्ष का मेरे को टेक्निकल एजुकेशन में अनुभव है। गेट 2013 मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किए हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। पावर सिस्टम से मैंने एमटेक किया है, जो कि अपेक्स इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर से। इसके अलावा बीटेक मैंने ट्रिपल ई में किया है और पॉलिटेक्निक मैंने विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो टेक्निकल हेल्पर की अपन एक सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें अपन लोग टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018 के जो एग्जाम के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछली मेरी क्लासें देखी होंगी तो आपको पता होगा ये मेरा 4th नंबर का पेपर है। इससे पहले मैंने 3 पेपर हल करा चुका हूँ। तो अगर आप लोग पिछले 3 पेपर देखना चाहते हैं तो जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप लोग वहां पे जाके उसको देख सकते हैं बाकी क्वेश्चनों को। तो आज जो अपन यहाँ पे पेपर हल करने वाले हैं, ये पेपर है आपका 23 अगस्त की, जो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट थी उसका अपन पेपर हल कर रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ पे ओनली इसके टेक्निकल के जो पेपर हैं, आपके जो ट्रेड थ्योरी के आपके 100 क्वेश्चन जो आए थे वो मैं यहाँ पे हल कराने वाला हूँ। इसके बाद में जो भी इसके राजस्थान जीके और जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन है वो अपन बाद में अलग से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर खालिस्तान होता है। जैसा कि पिछली क्लासों में भी मैंने आपको बताया, कैपेसिटर किस चीज से मिलकर बना होता है। कैपेसिटर में दो तो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। तो यहां से आपसे पूछा है कि जो वेरिएबल कैपेसिटर बनाते हैं, यानी कि जिसका अपने को कैपेसिटेंस अपन लोग बदल सकते हैं, उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बदलते हैं भरते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसका होता है, यानी कि कौन सा मटेरियल भरेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे वेरिएबल कैपेसिटर बनाने के लिए अपन डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में हवा यानी कि एयर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ से आपको कहा गया है कि इसका वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 250 वोल्ट, और यहाँ पे जो अलग अलग इसकी पावर दी गई है, एक की P1 की वैल्यू दी गई है आपसे 500 वोल्ट, और जो दूसरे की पावर की वैल्यू दी गई है P2 वो दी गई है यहाँ पर 200 वोल्ट। अब यहाँ से वैल्यू पूछी आपसे, दोनों प्रतिरोधों के अनुपात का अंतर यहाँ से आपसे अनुपात पूछा गया है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P में और V में जो रिलेशन होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कई में बताया है, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R। ठीक है। अब यहाँ से आपसे अनुपात पूछा है P1 P2 का, तो आप लोग एक में सारी वैल्यू P1 P2 मान ले और दूसरे में आप लोग सारी वैल्यू को, तो मैं कहूंगा अगर पहले का अनुपात लेता हूं P1 इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R1, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज समान है, डिवाइड बाई P2 इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R2। आप लोग देखेंगे, अब यहाँ से आप लोगों को अनुपात लगा लेंगे आप P1 बाई P2 बराबर, आप लोग यहाँ से इसकी वैल्यू देख पा रहे होंगे, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे R2 बाई R1। तो देखिए R2 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से दी नहीं है, R2 बाई R1 इसी की वैल्यू आपसे यहाँ से पूछी गई थी। तो आप लोग करेंगे P1 बाई P2, ये वैल्यू निकालने के लिए आप लोग कर देंगे तो 500 डिवाइड बाई 200, तो ये अनुपात आएगा आपका 5:2, जबकि आपसे पूछा क्या गया है R1 बाई R2। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो 2:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो R1 बाई R2 की वैल्यू क्या आएगी, 2:5। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से आपको सीधा भी बता सकता था कि जो पावर और जो रेजिस्टेंस का अनुपात होता है वो उल्टा होता है स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि जो R होता है फॉर्मूले में नीचे की तरफ आता है। तो आप लोग सीधा अगर करना चाहते तो आप लोग सीधा बताते सर 200/500 ये इसका आंसर आएगा, तो 2:5 इसका आंसर आने वाला है। परंतु मैंने आपको पूरा हल करके बताया कि ये उल्टा अनुपात क्यों होता है। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट्स को ध्यान है वो लोग सीधा इस पर टिक कर सकते थे, क्योंकि जब आपको कभी पावर दी हुई है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उल्टा होता है किसी भी बल्ब के लिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी कंडक्टर में खाली स्थान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर में ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हीट इक्वल टू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट इन तीन की वजह से उत्पन्न होती है। हीट आप जितना समय तक आप लोग करंट गुजारेंगे उतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होगी। ये करंट की वैल्यू पे निर्भर करती है, और दूसरी बात है रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर कर रही है। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन में देख पाएंगे, आपको रेजिस्टेंस जो दिखाई देगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा, रेजिस्टेंस। तो आप लोग कहेंगे किसी कंडक्टर में आर की वजह से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद क्या करना है, ऊष्मा का फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको जो क्वेश्चन नंबर है उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, जिससे कि मैं आपको आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके अलावा जीटा लाइव ग्रुप के ऊपर जो चैनल है आपका जीटा लाइव, इसी चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग उस ग्रुप में जुड़ करके हमसे जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए वो उस ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे कि ये पीडीएफ जिसे मैं आपको हल करा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी मैंने उस ग्रुप में डाल दी है, तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाएं। जो जीटेलाई जो आपका यूट्यूब चैनल है इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दिया हुआ है, और आप लोग इसकी पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग उस ग्रुप में अपना कोई क्वेश्चन है तो वो भी सेंड कर सकते हैं, उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। ठीक है, चुंबकीय फील्ड के रूप में। तो आप लोगों ने देखा होगा, छोटी क्लासों में प्रैक्टिकल पढ़ा होगा। चुंबकीय फील्ड के लिए आप क्या करते थे, एक कॉपर का तार लेते थे और अगर इसको डीसी की बैटरी से आप लोग इसको कनेक्ट कर देते थे तो ये क्या बन जाता था, चुंबक बन जाता था। तो आप लोगों ने फिर पढ़ा होगा, जो कॉपर का वायर होता है उसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंडक्टर। ठीक है, उसको प्रेरण, ठीक है, प्रेरक तो कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो चुंबकीय प्रभाव है ये क्या देता है, जो इलेक्ट्रिकल के 3 बेसिक एलिमेंट है आर एल और सी, इनमें से आर तो ऊष्मा देता है, ठीक है, एल क्या देता है, चुंबकीय प्रभाव देता है, और सी क्या देता है, ऊर्जा को चार्ज के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, और जो संग्रहित करने वाले ये दोनों ही एलिमेंट है, आपसे अगर पूछे तो ऊर्जा संग्रहित करने वाले एल और सी एलिमेंट होते हैं। अब इनकी दोनों की फॉर्म अलग अलग है, एल करता है चुंबकीय रूप में और सी करता है उसको चार्ज के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्यूज वायर का मूल्यांकन खाली स्थान के संदर्भ में किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे फ्यूज वायर है, तो फ्यूज वायर जब आप लोग मार्केट में लें या फिर अपने सर्किट में फ्यूज वायर आप लोग लगाते हैं तो इसका मूल्यांकन किसके रूप में करते हैं, तो इसका मूल्यांकन आप लोग फ्यूज वायर में से प्रभावित होने वाले धारा के मान के ऊपर निर्भर करता है। 5 एम्पियर का फ्यूज लगाना है आपको, 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है, एम्पियर। फ्यूज तार एम्पियर से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर का करंट ले जाता है, तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज कितना है। तो देखिए, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का एक ही आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, V बराबर आई आर। ओम के नियम से फॉर्मूला आपका निकल कर आता है। आप लोग बताएंगे यहाँ से, देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपके पास में 33 ओम, करंट दिया है 2 ओम, तो मैं कहूँगा V इक्वल टू 2 गुणा 2 एम्पियर, सॉरी, इसके बाद में 33। तो आप लोग कहेंगे सर V की वैल्यू आएगी यहाँ पर 66 वोल्ट, और 66 वोल्ट आपको आंसर क्वेश्चन है आपका, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 66 वोल्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। देखिए, कौन सा कथन सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखिए, एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं, इसके अलावा है करंट संयोजक होते हैं, वोल्टेज संयोजक होते हैं, पावर संयोजक होते हैं, ठीक है, और ए बी दोनों। तो आप लोग यहां से देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर संयोजक होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे आएंगे ये दोनों क्या होंगे, पावर संयोजक होंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। देखिए, प्रतिरोध आप लोग पढ़ते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये आपका किसी कंडक्टर के प्रतिरोध निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। अब आप लोग देखेंगे यहां से लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपने लंबाई दुगनी कर दी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ क्या था आपको, 0.2 ओम। 0.2 को क्या कर देंगे आप लोग, 2 से गुणा कर देंगे, क्या जाएगा 0.4। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करती है। देखिए, ये आपने काफी प्रैक्टिकल किया भी होगा, जब आप लोग प्लास्टिक वगैरह की कुर्सी वगैरह पे बैठते हैं और कोई भी आपका रेशम का कपड़ा हो, उससे अगर आप लोग उसको थोड़ा सा यो उसके पास में टच करके या फिर घिस देंगे तो आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, करंट सा आने लगता है। आप लोग हाथ लगाएंगे तो आपको करंट का अनुभव होगा। तो ऐसा क्या करता है, जो रेशम का कपड़ा उस बॉडी पे क्या दे देता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है विद्युत धारा किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कपड़ा भी उसको क्या देता होगा, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन होता है। देखिए, यहां से आपसे पूछा गया है कि आपने ना एक ही साइज का क्या लिया है, मोटाई जिसकी एक है, ठीक है, एक तार ले लिया जिसकी लंबाई भी क्या है, समान है, और उसका प्रतिरोध भी समान है, आर की वैल्यू भी। अब ये दोनों तार लिए किसके, आपने एक एल्यूमिनियम का लिया है और एक कॉपर का लिया है। तो आप बताइए किसका वजन ज्यादा होगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम के तार काफी हल्के होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो एल्यूमिनियम के तार हैं, और दूसरा एल्यूमिनियम सस्ता भी होता है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइनों में एल्यूमिनियम के तार काम में लिए जाते हैं। तो इन दोनों में लगभग लगभग 50% का फर्क होता है। तो एल्यूमिनियम का जो तार होगा उसका वजन आधा होगा कॉपर के तार से। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपको याद करना है कि कॉपर का अगर आप लोग एक मीटर का तार ले लें और 1 मीटर का तार एल्यूमिनियम का ले लें जिसकी मोटाई वगैरह सब कुछ सेम हो, तो कॉपर के में आपका अगर 2 किलो वजन है तो एल्यूमिनियम में 1 किलो वजन ही होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, हल्का है, आप लोगों को ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, नारंगी नारंगी काला और भूरा, लास्ट में दिया आपके पास में बैंगनी। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग यहाँ लिख देंगे, फिर आप लोग सेकंड बैंड लिखते हैं, गुणा में 10 की पावर थर्ड बैंड की वैल्यू लिखते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, और प्लस माइनस क्या आता है अपने पास में, टॉलरेंस, यानी कि फोर्थ बैंड अपने पास में आता है। तो वहां तक जाना ही नहीं है, अपने से केवल इसके रेजिस्टेंस की मान पूछिए। तो आप लोग देखेंगे नारंगी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद में आप लोग देखेंगे फिर से नारंगी दिया है, ये भी 3 नंबर पे आता है, गुणा काला वीबी रोए। तो यहाँ पे काला आप लोग देखेंगे ब्लैक ब्राउन, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू आप लोग बता देंगे, ये आएगी आपके सामने लगभग 10 की पावर 2 आने वाला आपके पास में। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर गलत दे रखा है यहाँ पे, ये काला नहीं आएगा, यहाँ से दूसरा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको ना अपनी टेबल से निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार आप लोग टेबल से इस क्वेश्चन को देख लेंगे, मेरे को ये क्वेश्चन गलत लग रहा है यहाँ पे। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करें। यहाँ पे ये मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र में संगठन का एक मानक संकेत है, यानी कि ये जो डायग्राम आपको बना रखा है, ये जो चित्र आपके यहाँ पे बनाया हुआ है, ये चित्र किसका बना हुआ है, सिंबल आपको पहचानना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने फिर से बताया था जब भी आपको कभी कोई चित्र पहचानना पड़े तो आप लोग जो आपको पता है वो मेंस चित्र देखें। आप लोग सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले इस तरह का चित्र मैंने पहले बताया आपको, ये क्या होता है, प्रतिरोध का होता है या फिर रेजिस्टेंस का होता है या फिर लोड का होता है। आप लोग कहेंगे ये लोड का है। तो आप लोग देखिए,
अब देखिए सारों में ऐसा ही देगा, आप लोग देख पा रहे होंगे पहले जब भी मैंने क्वेश्चन कराए उनमें भी। अब दूसरी बात आप इसमें क्या देखेंगे, लाइट क्या हो रही है, इसके ऊपर गिर रही है, मतलब क्या होगा, ये लाइट डिपेंडेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यानी कि ये इसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा, जो आपकी लाइट गिर रही है। तो फिर आप लोग कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक रियो स्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। रियो स्टेट आप लोग समझ गए होंगे, जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लोग देखते होंगे, इस तरह का पोर्सलिन का एक इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर एक प्रतिरोध का क्या लगा होता है, तार लगा होता है। आप लोग इसको यहाँ से अलग अलग कंडीशन पे इसके ऊपर लगा के इसका क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते थे। ये तो होता है आपका रियो स्टेट, ठीक है। अब जो रियो स्टेट है ये पोटेंशियोमीटर से किस तरह से अलग है, तो आप लोग क्या कहेंगे, रियो स्टेट जो आपका है ये आपका हाई वोल्टेज के लिए आप लोग इसको काम में ले सकते हो, जबकि पोटेंशियोमीटर है ये केवल आप लोग छोटी सप्लाइयों से काम में लेते हो। आप लोगों ने देखा होगा पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है बहुत ही बारीक होता है। देखिए पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा, अननोन रेजिस्टेंस का मान याद करने के लिए या फिर अननोन विभव का पता करने के लिए आप पोटेंशियोमीटर का काम में लेते थे। यहाँ से एक एल लंबाई का वायर लगा होता था, यहाँ पे इसमें एक की लगी होती थी स्लाइड करने के लिए, और आप गैल्वेनोमीटर में इसमें इसका जो मान होता था इसको क्या करते थे, बैलेंस करने की कोशिश करते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो आर लगा हुआ है ये बहुत पतला आर लगा होता था, तो ये क्या करेगा, ये केवल कम वैल्यू के वोल्टेज के लिए काम करता था, ठीक है। और जो आपका रियोस्टेट है ये तो आप लोग देख पा रहे होंगे, रियोस्टेट आप लोग 1 किलोवाट का भी काम में लेते हैं, है ना, 5 किलोवाट के भी अवेलेबल है। अलग अलग मोटाई का जो तार आपका मार्केट में अवेलेबल है, और इसकी रेटिंग क्या हो जाएगी फिर, हाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाली करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो आप लोगों को पता है एक जो सर्किट है आपका, एक नोड है, इस पे कुछ करंट आ रही है कुछ करंट जा रही है। अगर आप लोग आने वाली को प्लस मान लेते हैं, ठीक है, और जो जाने वाली है उनको माइनस मान लेते हैं, और अगर इनका सम कर देते हैं तो इनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एक नोड के ऊपर आने वाले और जाने वाले करंट का सम क्या होगा, बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ये तो केवीएल और केसीएल की क्या है, डेफिनेशन ही है। आपसे पूछे कोई केवीएल क्या कहता है तो आप लोग यही परिभाषा उसकी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है। ये कहलाता है वोल्टेज। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है। देखिए आपको क्या पहचानना है, डिवाइस पहचानना है जो एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाता है। देखिए आप लोग कहेंगे कि मैं एक वोल्टेज सोर्स बना देता हूँ, ये मैंने प्लस लिया ये मैंने माइनस लिया, ठीक है, और इस तरह से इसने क्या किया, सीरीज में दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं। तो ये सर्किट क्या कहलाता है, तो आप लोग कहेंगे सर इस सर्किट को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम लेंगे। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है जो इन दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसे कहेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगर आपसे करंट डिवाइडर सर्किट पूछ ले तो आप लोग कहेंगे जो रेजिस्टेंस किस में लगे होंगे, समांतर में लगे होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं, करंट डिवाइडर सर्किट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। सीरीज सर्किट काम करता है वोल्टेज डिवाइडर की तरह से, और समांतर सर्किट काम करता है आपका करंट डिवाइडर की तरह से। क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोगों को मैंने फिर से पिछली क्लास में बताया था फ्रेंड्स, आपके लेवल के ऊपर 1 से लेकर 30 तक के जितने भी परमाणु हैं अपने पास
उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आपको 30 तक की गिनती याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, पीरियोडिक टेबल जो आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है। आज आप लोग देख पा रहे होंगे आपके एग्जाम में कॉपर का क्या पूछा आपसे, परमाणु क्रमांक पूछ लिया। तो फ्रेंड्स कॉपर आता है आपका 29 नंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग 6ठी से 7वीं क्लास की किताब उठा लें, वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं और आप लोग अपने नोटबुक के ऊपर छाप लें। 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक के सीक्वेंस से नाम याद कर लें। आप लोगों को पता होना चाहिए Fe का जब आपसे पूछे तो 26 पे आता है। ठीक है, सल्फर का आपसे पूछे तो 16 नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम का आपसे पूछे तो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, आप लोगों को सीधा क्लियर याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का पूछे तो 16 नंबर, सॉरी 8 नंबर पे ना, 16 नंबर तो इसका एटॉमिक मास होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लें। कार्बन का पूछे तो आप लोगों को पता हो 6 नंबर पे आता है, एकदम हवा में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलता है? ठीक है, ये कह रहा है आपके पास में एक फिक्स डीसी है, उसको वेरिएबल डीसी में कौन बदलता है? तो यानी कि डीसी से जो डीसी में काम करता है उस सर्किट को आप लोग कहते हैं चॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रेक्टिफायर फ्रेंड्स आपका कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में, केवल एसी से डीसी। ठीक है, अब आप लोग कहें डीसी से एसी तो वो बदलता है इन्वर्टर, और ये इन्वर्टर यहाँ पे देखो आपको दे ही दिया। तो इन्वर्टर में आप लोग कहेंगे सर इन्वर्टर बदलता है डीसी को एसी में। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखें चॉपर डीसी टू डीसी काम करता है। साइक्लो कन्वर्टर आपका करता है वेरिएबल एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी को एसी में। तो ये 4 चीजें आप लोग लिख लें अपने कॉपी के अंदर। जब आपसे डीसी से डीसी पूछे तो आप लोग आंसर लगाएं चॉपर। जब आपको एसी से एसी पूछे तो आप लोग लगाएं साइक्लो कन्वर्टर। जब आपको एसी से डीसी में बदले जो कि आपका चार्जर भी काम करता है उसे कहेंगे आप लोग रेक्टिफायर। आपके घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है जो डीसी यानी कि बैटरी से आपका एसी पावर सप्लाई देता है उसको आप लोग कहेंगे इन्वर्टर। यहां से आप लोगों आपसे पूछा था डीसी टू डीसी, तो आंसर हो जाएगा चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एससीआर का विस्तार क्या है? तो देखिए एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बच्चों याद कर रखा होगा आपने ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आप लोग ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी में ये आपको दिखाई दे रहा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मैंने आपको ये पूरा बता रखा है इसमें कितनी परत होती हैं। तो आप लोगों को कहना है सर इसमें टोटल परत कितनी होती हैं? टोटल परत इसमें 4 होती हैं। ठीक है, और जंक्शन कितनी होती हैं? इसमें 3 होती हैं। ठीक है, याद कर लें आप लोग, जंक्शन इसमें J1 J2 J3। टोटल परत की अगर आप बात करोगे तो 1 2 3 और 4 रट लें आप लोग। एससीआर में परत बराबर लिख लें आप लोग 4, और जंक्शन बराबर यानी कि संधि आप हिंदी में कहेंगे, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ यहाँ पे, जंक्शन संधि होती है 3। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका देखिए अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ऊपर मैंने आपको बताया एससीआर में पीएन कितनी जंक्शन होंगी, तो अभी अभी आपको मैंने बताया 3 जंक्शन होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक से एससीआर उठाया, एससीआर से 3-4 क्वेश्चन जितने उससे बन सकते थे सारे एक ही पेपर में चिपका दिए। ठीक है, तो आप लोग डीपली अच्छे से पढ़ लें इन टॉपिकों को। ये पेपर करवाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता लग सके किस किस क्वेश्चन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़्यादा वहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंबल का क्वेश्चन है, आपको बताना है ये सिंबल किसका है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके ऑप्शन है, फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये सिंबल जो आपका है ये आपका एन चैनल मॉसफेट का है। किसका सिंबल है? एन चैनल मॉसफेट का। देखिए बीजेटी का आप लोग सिंबल समझ गए होंगे, पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है और आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वही बीजेटी के टाइप है। आईजीबीटी आप लोग फुल फॉर्म समझ गए होंगे, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। मोसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप लोग समझ गए, ये आंसर ए है इसका। तो इन सब के सिंबल आप लोग लिख के याद कर लें। वैसे मैंने आपको बताया कि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 3 से 4 सिंबल आपके पेपर में पूछे गए हैं। टोटल लगभग आपके जो थ्योरी की बुक है उसमें 51 सिंबल हैं, उन 50 सिंबलों को आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एसी वितरण प्रणाली में समान रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? ओके, आपको बताना है कि जब एसी वितरण प्रणाली है यानी कि जो एसी पावर को आपके घरों तक जब सप्लाई किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन से,
तो उसमें से कौन सा तरीका नहीं है, ठीक है, आपके घरों तक पावर सप्लाई पहुंचाने का। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें काम लिया जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, जहाँ पे आर वाई बी का 3 फेस होते हैं और एक आपका होता है न्यूट्रल का, ठीक है, आर वाई बी और एक एन होता है, तो ये तो काम में लिया जाता है, ठीक है। 3 फेज 3 वायर ये भी काम में लिया जाता है। आप लोग अपने ट्रांसफॉर्मर से पहले देखते होंगे वहाँ पे केवल 3 ही वायर होते हैं, ठीक है, 3 फेज आर वाई बी आते हैं, न्यूट्रल आपका बनता है आपके ट्रांसफॉर्मर से। तो आप लोगों ने 33 केवी या 66 केवी की लाइन देखी होंगी जिसमें आर वाई बी केवल 3 ही टर्मिनल होते हैं, तो ये भी लगता है। एक फेज 3 वायर सिस्टम ये भी होता है जिसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक ग्राउंड होता है, ठीक है, एक फेज और 3 वायर। इसके बाद में आप लोग देखेंगे एक फेज 4 वायर ये सिस्टम नहीं होता, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा यहाँ पे। एक फेज 4 वायर सिस्टम इंडिया में उपयोग में नहीं लिया जाता, और ये इंडिया में नहीं कहीं भी उपयोग में नहीं लिया जाता। अगला था 2 फेज 4 वायर, इसमें हो सकता है आर वाई हो और एक आपका न्यूट्रल हो, तो ये काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है। देखिए एसी सिस्टम में क्या कह रहा है आपका, कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट प्रवाह होता है। तो समझिए आप इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये कोई मेरे पास में वायर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, जब मैं इसमें से करंट फ्लो करवाता हूं, एक तो आप इसमें से एसी करंट फ्लो करवाएं और एक आपका दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से आप लोग डीसी करंट फ्लो करवाएं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो डीसी करंट है वो पूरी कोर में से, यानी कि पूरे इस के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस फ्लो होता है, जबकि जो आपका एसी करंट है वो केवल इसकी सतह सतह पर फ्लो होता है, क्रॉस सेक्शनल से फ्लो नहीं होता। तो इस प्रभाव को कहते हैं स्किन प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग याद कर लें, डीसी जो फ्लो होता है वो पूरे जो उसका अनुप्रस्थ काट होती है पूरी वायर का उसके अंदर से फ्लो होता है, और जो आपका एसी है वो केवल बाहरी जो सतह है आपकी उससे ही फ्लो होता है, और इस प्रभाव को कहते हैं स्किन प्रभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो लोग मेरे कंटिन्यू पेपर देख रहे हैं 3 से 4, पेल्टियर, सीबेक, जूल प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, ठीक है, सारे हर पेपर में एक प्रभाव फिक्स पूछा है, टोटल आपके 4 प्रभाव। तो आप लोग कह देंगे सर पेल्टियर प्रभाव है जो सीबेक प्रभाव का क्या है, उल्टा है, ठीक है। एक में करंट फ्लो कराने से जंक्शन ठंडी और गर्म होती है, दूसरे में जंक्शन को ठंडा गर्म करने से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा माइका होता है जो प्रतिरोध के रूप में आप लोग काम में लेते हो, जो नीचे आयरन में आपकी जो प्रेस होती है, नीचे आपके लोहे की जो पट्टी लगी होती है जिसे आप लोग प्रेस करते हैं, और उसके ऊपर आपका जो हीट का एलिमेंट रखा होता है, हीट के एलिमेंट में तो आप लोग करंट फ्लो कराते हैं, जबकि वो हीट तो ट्रांसफर होती है पर आपके नीचे वाली प्लेट में करंट नहीं आता। ये किसकी वजह से नहीं होता, कि आपके जो नीचे वाली प्लेट है और जो आपका हीटिंग एलिमेंट है इसके बीच में क्या लगा दिया जाता है, माइका लगा दिया जाता है, ठीक है। और माइका का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो ये किसके रूप में काम करता है, माइका है जो इंसुलेटर के रूप में काम करता है, ठीक है, एक इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि एक चल लोह उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयोग किया जाना है तो कोइल में, ठीक है, यानी कि आपके पास में एक चल लोह क्या होता है, मूविंग आयरन कहते हैं इसको, मूविंग आयरन। आपने अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन PMMC, और एक होता है MI मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जब आपको एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसको एमीटर के रूप में आप लोग प्रयोग करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करेंगे, मोटे तार में टर्नों की संख्या अधिक रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो कोइल आपकी बनी हुई है इस कोइल में से क्या करना पड़ेगा, पूरा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट मेजर करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो करंट फ्लो करने वाली लाइन है उसके सीरीज में लगाया जाता है, और जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में से वो अब आपके इंस्ट्रूमेंट में से फ्लो होगा। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट में टर्न की संख्या मोटी नहीं रखी तो क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट जल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना आपको,
टर्नों को क्या करना है, मोटी रखना है और उसकी संख्या को अधिक रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक स्थायी चुंबक चल कोइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधा समानुपाती होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पीएमएमसी और एमआई दोनों के आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां से पूछा आपसे पीएमएमसी का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हिंदी में कहेंगे आप लोग स्थायी चल कोइल उपकरण। यहाँ पे मैग्नेट आपको क्या है, परमानेंट है, और मूविंग क्या है, कोइल है। तो इसमें आपसे पूछा है कि विक्षेपण जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है। तो विक्षेपण जो आप लोग देखेंगे ये किसके समानुपाती है, ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। और अगर मैं आपको एम आई में बता दूं तो ये समानुपाती होता है आई स्क्वायर के, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को लिख लें, पीएमएमसी किसके समानुपाती होगा, टॉर्क किसके होगा, टॉर्क समानुपाती होगा आई के, और एम आई में टॉर्क समानुपाती होगा आई स्क्वायर के। यही वजह होती है कि इसमें जो स्केल होता है आपका, जो पैमाना होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है, और जो एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पैमाना आपका असमान होता है। इन दो बातों को भी आप लोग लिख लें, आने वाले एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है, देखिए हाँ आई के तो होता ही है फ्रेंड्स। दूसरी बातें बाकी ऑप्शन देखिए आप लोग, फ्लक्स के समानुपाती होगा, ये भी सही है। टर्न की संख्या के समानुपाती, ये भी सही है, ठीक है। मैंने ऑप्शन सी देखा तो सी भी सही है इसका, ये भी सही है। और कोयल में जो फील्ड होगा उसके भी समानुपाती, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आई के तो होता ही है, बाकी इन सबके भी समानुपाती होता है। तो आप लोग जो टॉर्क है, टीसी का फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद कर लें। टीसी का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देखेंगे एन डी फाई, ठीक है। इसके अलावा आई, ये यहाँ पे डी फाई बाई डी टी आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है। तो आप लोग पूरे पैरामीटर पे ध्यान दें, यहाँ पे केवल करंट का नहीं पूछा, हाँ करंट का तो होगा ही, इसके अलावा इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। स्थायी चुंबक गतिशील कोइल उपकरण का स्केल क्या है? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और यहाँ पे आपसे पूछ लिया। क्या पूछा आपसे? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल, स्थायी चुंबक गतिशील कोइल का स्केल कैसा होगा? तो आप लोग ऊपर जाकर देख सकते हैं, मैंने स्केल आपको बताया था एक समान, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ शब्द आपको जो हिंदी में है उनका आपको अंग्रेजी अनुवाद भी पता होना चाहिए। देखिए आप लोग पेपर इंग्लिश में हिंदी में देख रहे हैं, पर यहाँ पे उसका इंग्लिश रूप लिख दिया है। देखिए आप लोग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये किसका वर्ड है, यूनी FORM, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और इसको हिंदी में कहते हैं समान। देखिए मैंने आपको ऊपर समान बताया, पर जिस बच्चे को अगर समान याद होगा तो भी उसका ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाता, अगर उसको ये नहीं पता कि समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेपर इस तरह से आता है मिक्स लैंग्वेज का, किसी को तो वो उसको हिंदी में लिख देगा, किसी को उसको इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में लिख के देगा आपको। देखिए तो आप लोग याद कर लें, यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एक समान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गतिशील कोइल स्थायी चुंबक उपकरणों में फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार उपयुक्त किया जाता है? अब आप यहाँ को क्या मेजर करना है, आपको फ्लक्स मेजर करना है। तो आप लोग इसमें देखिए, जब संट लगाएंगे आप तो आप इसको क्या बनाएंगे, एमीटर बनाएंगे, आप लोग याद कर लें इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपसे संट का उच्च प्रयोग करके ये कहीं भी काम में नहीं लेंगे, सीरीज में उच्च प्रतिरोध काम करके इसको आप लोग बनाएंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। इस बात को भी आप लोग लिख लें। जब आपसे कभी कह दे कि स्थायी जो चुंबक चल उपकरण आपका है इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर आप लोग उच्च सीरीज का क्या लगा देंगे, इसमें प्रतिरोध लगा देंगे। अब देखिए आपसे पूछा था फ्लक्स मीटर के रूप में, तो फ्लक्स मीटर के लिए आप लोग लगाएंगे इसमें नियंत्रण स्प्रिंग को क्या कर देंगे, निकाल के रख देंगे आप लोग, यानी कि जो कंट्रोलिंग के लिए आपने स्प्रिंग काम में ली थी उसको हटा देंगे, तब ये किसकी तरह काम करेगा, फ्लक्स मीटर की तरह से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसे नापने के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों मैगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है आपका, ज्यादा इसमें डिस्कस करने को है नहीं, बच्चे बच्चे को ये क्वेश्चन याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और
स्पीड आपको यहाँ पे दे दी है 300 आरपीएम, तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी? तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NS इक्वल टू 120 F/P होता है स्टूडेंट्स। आपसे यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछी है तो आप लोग फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला बना सकते थे। NP को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इसके नीचे आएगा तो आप लोग कहेंगे सर N इंटू पी डिवाइड बाई 120। वैल्यू आप लोग पुट करिए यहाँ से। पोल आपको 4 दे रखे हैं, ठीक है। स्पीड आपको 300 दे रखी है। इसके बाद में आप लोग रखेंगे 120, काट लीजिए। 4 से आप लोग इसको कितनी बार काटेंगे? 30 बार कट जाएगा ये यहाँ से 30 300 को 10 बार काट देगा। आंसर आ जाएगा 10 हर्ट्ज, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर की एक परिक्रमण से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिक डिग्री की संख्या क्या होगी? ठीक है, कितने हैं आपके पास में? 6 ध्रुव है। तो आप लोगों को बताया था एक जो परिक्रमण होता है आपका उसमें 180 होता है, और यहाँ पे टोटल दिए हैं 6, तो 6 गुना आप लोग क्या करेंगे? 180 करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1080। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। पोल गुणा क्या होता है आपका? 180, ये होता है इलेक्ट्रिक डिग्री। थीटा इलेक्ट्रिक इक्वल टू पोल गुणा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आप लोगों ने दो चीज पढ़ी होंगी। जनरेटर में तो लगता है आपका दाएं हाथ का नियम, और मोटर में लगता है बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो जनरेटर में आप क्या पता करेंगे? जो आपका विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ है उसकी दिशा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और मोटर में अगर आपसे पूछ लेता तो आप फोर्स की डायरेक्शन पता करते, बल की दिशा, यानी कि आपकी मोटर किस डायरेक्शन में चलने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति खालिस्तान स्लिप रिंग्स होते हैं, यानी कि आपका जो अल्टरनेटर है उसमें आप लोगों को डीसी सप्लाई देनी है रोटर में। तो आप लोगों को पता है डीसी सप्लाई होती है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको टोटल कितनी स्लिप रिंग चाहिएंगी? टोटल आपको 2 स्लिप रिंग चाहिएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आप लोगों को गलत कथन पता करना है अल्टरनेटर के संबंध में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोगों को सर ने बताया होगा कभी भी डीसी सप्लाई को क्या नहीं किया जा सकता? जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अल्टरनेटर में हमेशा कैसी सप्लाई जनरेट होती है? एसी सप्लाई ही जनरेट होती है, ठीक है। आप लोग एसी से कन्वर्ट करते हैं डीसी में, चाहे आपका डायनामो हो, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट हो, डीसी को उत्पादित नहीं किया जा सकता। आप लोग लिख लें इसके अपने कॉपी के ऊपर, डीसी को अल्टरनेटर से उत्पादित नहीं कर सकते, केवल इसको सेल से उत्पन्न किया जा सकता है डीसी को। तो अल्टरनेटर में जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखेंगे यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। तो आप लोग कहेंगे सर यही बात गलत है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अल्टरनेटर से कभी भी डीसी उत्पन्न नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे नहीं करेगी, रासायनिक प्रभाव पे सेल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इस पे भी नहीं करेगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती है। आपको पहले मैंने बताया था मोटर में क्या होता है, एक वाइंडिंग तो आपकी किस में लगी होगी? स्टेटर में लगी होगी, और दूसरी वाइंडिंग किस में लगी होती है? रोटर में लगी होती है। जो आपके स्टेटर की वाइंडिंग में जब ईएमएफ जनरेट होता है ना, वेरिएबल ईएमएफ जनरेट होता है, इसकी वजह से आपका रोटर में आपका जनरेट होता है, तो आपकी मोटर क्या करने लगती है? घूमने लगती है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण आपको हिंदी में कहेंगे। इसके ऊपर आपके पिछले में पूछा था, ट्रांसफॉर्मर भी इसी के ऊपर काम करता है, जनरेटर भी इसी के ऊपर काम करता है, और मोटर भी इसी के ऊपर काम करती है, ठीक है। चाहे वो किसी की मोटर ही हो, चाहे आपकी फैन की मोटर पूछे, चाहे आपसे इंडक्शन मोटर पूछे, चाहे आपसे डीसी मोटर पूछे, कोई भी मोटर हो, सभी का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 38।
निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? ठीक है, आपको पता होगा सिंक्रोनस मोटर में क्या देना पड़ता है, एक्साइटेशन देना पड़ता है, ठीक है, जो कि डीसी सप्लाई होती है। पर आपसे यहां से पूछा गया है कि अनएक्साइटेड डीसी फेज सिंगल मोटर कौन सी होती है? तो जो आपकी रिलक्टेंस मोटर होती है, इसमें आपको क्या नहीं देना पड़ता, सिंक्रोनस मोटर की तरह से आपको एक्साइटेशन नहीं देना पड़ता। आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। सिंक्रोनस मोटर के डैम्पिंग वाइंडिंग खालिस्तान के लिए उपयोग में की जाती है। तो जो आपकी डैम्पिंग वाइंडिंग है, ये क्या करेगी, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करती है और हंटिंग को भी रोकती है। शोर का स्तर कम करने के लिए, नहीं शोर का स्तर नहीं, क्लियर है। एडी करंट कम करने के लिए नहीं, एडी करंट कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं, रट लो आप इस बात को, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। तो फिर से आपको बता देता हूँ, जो आपकी डैम्पिंग वाइंडिंग है आपका क्या करेगी, मोटर को, जो सिंक्रोनस मोटर है उसको स्टार्टिंग टॉर्क देगी और क्या करेगी, हंटिंग को रोकेगी। हंटिंग क्या होता है, मोटर जब आपकी आवाज करती है, जब आप लोड चेंज करते हैं तो वो आवाज करती है, ठीक है, उसको हंटिंग कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल खालिस्तान द्वारा सीमित होती है। तो इसकी जो चाल है आपकी, आपको पता है यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर होती है, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर को ही क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, क्योंकि आप इसको एसी से भी चला सकते हो और आप इसको डीसी से भी चला सकते हो। तो इसकी जो चाल है आपकी, वो किससे सीमित करी जाती है, तो देखिए आप इसको कभी बिना लोड वैसे चलाते नहीं है डीसी सीरीज मोटर को, फिर भी अगर आपने इसको चलाया है तो इसकी जो चाल को सीमित करने के लिए इसमें वाइंडेज और घर्षण लॉस बचेंगे केवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। खालिस्तान मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। टाइमिंग युक्ति देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई वॉच बनानी है, आपको घड़ी बनानी है, तो आप लोग उसमें कौन सी मोटर काम में लोगे, तो घड़ी वगैरह में आप लोग टाइमिंग डिवाइस है उसमें रिलक्टेंस मोटर काम में ली जाती है। तो मोटर के जो यूज हैं, मोटर के जो एप्लीकेशन हैं, आप लोग वन बाय वन लिख लें कि कहाँ पे इंडक्शन मोटर काम में लेंगे, कहाँ पे सिंक्रोनस मोटर काम में लेंगे, कहाँ पे रिलक्टेंस मोटर काम में लेंगे, कहाँ पे हिस्टैरिसीस मोटर काम में लेंगे, कहाँ पे स्टेपर मोटर काम में लेंगे। तो आप इन मोटरों की एक टेबल बना लें, कौन सी मोटर कहाँ पे प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानि कुल पूर्ण हानि के लगभग कितनी होती है, ठीक है। यहां से क्या पूछा आपसे, देखिए यानी कि जो आर्मेचर में कॉपर लॉस हो रहे हैं और एक जो टोटल लॉस हो रहे हैं आपके, उनका कितना प्रतिशत होती है। आप लोग देखिए, पहले मोटर की स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता हो, एक आपका क्या होगा, स्टेटर होगा, एक क्या होगा उसमें रोटर होगा, रोटर को ही अपन क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो देखिए कुछ लॉस आपके किस में होंगे, स्टेटर में होंगे कॉपर लॉस, और दूसरे आपके जो कॉपर कहाँ लगा होता है, रोटर में लगा होता है, इसमें आपके पास वाइंडिंग होती है। तो कुछ लॉस आपके किस में होंगे, आर्मेचर में होंगे। तो आर्मेचर में लगभग लगभग 30 से 40% लॉस होते हैं टोटल लॉस के। तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट है, 30 से 40%, ठीक है। अगर टोटल आपके 100% लॉस माने आप, तो 30 से 40 तो आपके रोटर में होंगे, और स्टेटर में आप लोग कह देंगे सर 70 से 60% आपके स्टेटर में होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वाट यूनिडार्ड कंट्रोल मुख्यतः खालिस्तान पद्धति है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा डीसी मोटर जो आपकी होती है, उसमें आप दो तरीके से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। एक आप लोग इसमें आर्मेचर को कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल करके, और एक आप लोग इसके फील्ड के वोल्टेज को कंट्रोल करके, ठीक है। आप लोग डीसी मोटर जब बनाते होंगे तो उसका, सॉरी ये ऐसे नहीं, आप लोगों को इस तरह से बताया गया होगा, ये आप आर्मेचर कंसीडर कर लेते हैं। इसके यहाँ पे शंट में क्या लगा दिया आपने, इसका फील्ड वाइंडिंग लगा दी है। तो एक तो आप लोग आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक आप लोग इसके फील्ड को वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो वॉल न्यूनोडल मेथड है आपका, ये किसको कंट्रोल करता है, आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो इसके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर्स को
ढाकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कक्षा 3 यानी कि क्लास 3 का आपके क्या लेना है, सिरेमिक कैपेसिटर लेना है। ठीक है, इसके लिए आप लोग कौन सा इसमें मटेरियल काम में लेंगे? इसमें आप लेंगे बेरियम टाइटेनियम टाइटेनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, डीसी शंट मोटर खालिस्तान भी कहलाती है। तो डीसी शंट मोटर आपको पता है, शंट शंट का मतलब उसमें क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स, तो नियर फ्लक्स मोटर कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है, ई यहाँ पे मोटर का बैक ईएमएफ बोला है और वी उसका टर्मिनल वोल्टेज है, तो अधिकतम शक्ति की स्थिति, तो आपको पहले भी मैंने बता चुका है कि जो बैक ईएमएफ है वो आपका क्या हो जाए, वोल्टेज का डबल हो जाए। इस स्थिति में क्या होगा, सॉरी बैक ईएमएफ डबल नहीं होगा, इसमें बैक ईएमएफ आपका आधा होगा, क्योंकि डबल बैक ईएमएफ होगा तो फिर तो वो जनरेटर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। आप लोग क्या देखेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका, जितना अगर आपने जैसे 100 वोल्टेज बाहर से मोटर का अप्लाई किया और आपका जो आर्मेचर है ये यहाँ पे कितना जनरेट कर दे, अगर 50 वोल्ट आपका जनरेट कर दे, ठीक है, यानी आधा वोल्टेज जनरेट करे आर्मेचर आपका, इसी को आप लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। और तो आपका रिजल्टेंट इसके ऊपर 50 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, तब आपकी इफिशियंसी क्या होगी, इसकी अधिकतम होगी। तो E इक्वल टू V/2, यानी कि जो आपका बैक ईएमएफ E आपका जनरेट हो रहा है वो आपका अप्लाइड वोल्टेज का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अगर आप 100 लगाएंगे, 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो आप लोग सीधा से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर 100 वोल्ट आपने अप्लाई किया तो बैक ईएमएफ आपका 50 आना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने आपको केस बताया ये क्या है, इस जनरेटर का केस होता है। ठीक है, इस केस में आपका जनरेटर का अगर आपसे पूछ लेता अधिकतम जनरेटर कब शक्ति कब आएगी, तो तब आप ये आंसर करके आ जाते हैं उसमें, क्योंकि जनरेटर में अपने को टर्मिनल बाहर मिलता है। ठीक है, तो जो बाहर मिलने वाला टर्मिनल आपको क्या हो जाना चाहिए, बैक ईएमएफ से, बैक ईएमएफ आपका इतना जनरेट हो कि वो आपको इसको नेगेटिव करने के बाद में भी आपको वोल्टेज दे सके। तो E इक्वल टू 2V जनरेटर केस में अधिकतम होता है और ये आपका मोटर के केस में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक डीसी मोटर को लोड रहित चाल 1350 आरपीएम है और पूर्ण लोड पर चाल इसकी 1150 है, तो उसकी वोल्टेज नियमितता कितनी होगी? तो आप लोगों ने पढ़ा वोल्टेज नियमितता, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड इंटू 100। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेते हैं, मोटर की वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग हल करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.39। नियमितता को इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 48, एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं क्या होती हैं? आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आर्मेचर करंट की आपको विशेषता बतानी है। उसमें जो आर्मेचर करंट आपका जनरेट होता है वो कैसा होता है? तो आर्मेचर करंट की जो शेप होगी वो होगी आयताकार अति परवलय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु प्रयुक्त होती है। देखिए डीसी मोटर है आपकी और सेंट्रीफ्यूगल पंप है आपके, ठीक है, जो आपके पानी की निकालने वाली मोटर होती है उसको क्या कहते हैं आप लोग, सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। तो उसमें कौन सी टाइप की मोटर काम में लेंगे? तो देखिए आप लोगों को वहाँ पे क्या चाहिए, एक नियत स्पीड के साथ में स्पीड चाहिए। आप लोगों को स्पीड नहीं बदलनी है वहाँ पे। देखेंगे आप लोगों ने कुएं वगैरह की मोटर होती है, आपको उसमें स्पीड से कोई मतलब नहीं होता, आप लोग उसको एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलाते हैं। तो कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलने वाली मोटर कौन सी है, डीसी शंट मोटर। ऊपर ही मैंने आपको बताया था, शंट मोटर में क्या होता है, फील्ड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए वो एक समान स्पीड पे चलती रहती है। तो आप लोग यहाँ पे बता देंगे सेंट्रीफ्यूगल पंपों में आप लोग डीसी शंट मोटर काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति या रियोस्टेट नियंत्रण पद्धति परिवर्तनीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है। ठीक है, आप लोगों से यहाँ से पूछा गया है कि आर्मेचर का क्या करना है, आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है या फिर रियोस्टेट से आपको क्या करना है, चेंज करना है आपको इसका वोल्टेज। तो आप लोग क्या करेंगे, आर्मेचर के साथ श्रेणी में क्या कर देंगे, देखिए आपको बताया था वोल्टेज डिवाइडर रूल किस केस में लागू होता है, सीरीज में।
ठीक है, श्रेणी क्रम में जब आप लोग कोई प्रतिरोध लगा देते हैं तो जो टोटल वोल्टेज आपका है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका मेन आर्मेचर का प्रतिरोध है और ये आपने बाहर से रेजिस्टेंस आपने इसमें ऐड कर दिया किसमें, सीरीज में, तो ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर कम वैल्यू आएगी फिर वोल्टेज की। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से जो जुड़ा हुआ था वो क्या लगता है, श्रेणी क्रम। अगर आपको करंट कम करना होता तो इसको कैसे लगाते, आप लोग समांतर क्रम में लगाते, पहले भी मैंने आपको बता दिया ये। क्वेश्चन नंबर 51, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग में किया जाता है। यानी कि जो आपका हाई स्पीड क्या है अल्टरनेटर है, आप लोगों ने देखा होगा जो जनरेटिंग स्टेशन आपका होता है उसमें अल्टरनेटर की स्पीड क्या होती है, 3000 आरपीएम होती है, यानी कि हाई स्पीड आपका अल्टरनेटर होता है। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि रोटर किस प्रकार का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये आपका स्टेटर होगा, इसमें जो बीच में शाफ्ट लगी होती है जिसके ऊपर वाइंडिंग लगी होती है उसको क्या कहते हैं आप लोग, रोटर कहते हैं। तो वो रोटर आपका कैसा होगा, इसमें होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर होता है। शेडेड जो आपका पोल होता है वो आपके कम स्पीड के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस खालिस्तान के बराबर होता है। तो जो अल्टरनेटर का आपका जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा आपका वो क्या होगा, आर्मेचर में रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर में प्रतिक्रिया प्रतिरोध का क्या होगा, योग होगा। यानी कि आपका जो लीकेज रिएक्टेंस है और आर्मेचर रिएक्शन, इन दोनों का सम होता है आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 53, कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में खालिस्तान कहलाने वाली युक्ति द्वारा आधे फेरों के पश्चात धारा उल्ट दी जाती है। तो आपको पहले बताया था जब आप डीसी मोटर काम में लेते हैं या फिर डीसी जनरेटर काम लेते हैं तो डीसी क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। ठीक है, अब उसको आपको हर आधे राउंड के बाद में उसकी डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है तो आप लोगों को बताया था उसमें क्या लगा देते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, आधे चक्र के बाद में उसकी क्या करना, करंट की डायरेक्शन को बदल देना। अगर यहाँ पे दो चीज आपसे पूछ ली जाती तो आप लोग कहते हैं सर इसमें कम्यूटेटर और ब्रश होता है, परंतु अगर आपसे सिंगल चीज पूछी है तो पहली प्रायोरिटी आप लोग किसको देंगे, कम्यूटेटर को देंगे, और दूसरी प्रायोरिटी आप लोग किसको देंगे, इसको ब्रश को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका कम्यूटेटर हो जाएगा। ये वैसे दोनों चीजें होती हैं पर मैं पहली और दूसरी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बता दिया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 54, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय प्रतिरोध खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखिए शेडेड पोल आपकी क्या है, मोटर, और ये सिंगल फेज है। आपको बताया था मैंने ये आपका स्टेटर हो जाएगा। अब ये आपका जो रोटर होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है या तो शेडेड पोल हो सकता है या ये सिलेंड्रिकल हो सकता है। अब आपको इसमें घूमता हुआ जो प्रतिरोध आपके यहाँ पे सॉरी घूमता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है वो क्या करेगी, शेडेड कोयल यहाँ पे जनरेट करती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या नहीं लगाते, रेजिस्टेंस लगाएंगे नहीं इसमें वाइंडिंग में कभी भी, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर है और वाइंडिंग में हमेशा एल लगता है। ठीक है, इंडक्टर नहीं, यहाँ पे मेन क्या करें, शेडी कुंडली होते हैं इसमें शेडेड पोल वाली में। ठीक है, नाम ही इसका इसीलिए दिया जाता है शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर इसमें प्रयोग लेंगे नहीं, कैपेसिटर दो मोटरों में काम में लिया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, और एक होती है कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, इन दोनों में आप लोग कैपेसिटर काम में लेते हैं। सिंगल फेस के लगभग चार प्रकार हैं, सिंगल फेस मोटर जो आपकी है इंडक्शन वो चार प्रकार के होते हैं, आप उन चारों को देख लें। निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पे चल सकती है। तो ऊपर ही मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल जो आपकी मोटर है ये एसी डीसी दोनों में चलती है। ऊपर आपने पढ़ा होगा, बताया था आपको जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसी को आप लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती। तो जो हिस्ट्रीसिस मोटर होती है आपकी ये हिस्ट्रीसिस लॉसेस के ऊपर काम करती है, तो इसमें आपको वाइंडिंग नहीं रखते। ठीक है, इसमें एक ऐसा मटेरियल रख देते हैं जिसमें हिस्ट्रीसिस लॉसेस होता है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर देखिए, स्क्विरल केज प्रेरणी मोटर की 1/7वीं दर चाल से चलने के लिए प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहते हैं। देखिए
जो सिंगल फेस आपकी या हो या थ्री फेस आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है, जब वो अपनी मूल चाल से 1/7 चाल के ऊपर चल रही होती है, तो आप लोग देखेंगे वो आवाज करने लग जाती है, नॉइस। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को कहते हैं क्रोलिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 58, हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है? तो हिस्टेरिसिस मोटर होगा, है ना, आपकी उसका जो रोटर होगा, आपको बताया था, वो ऐसे मटेरियल से बना होगा जिसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस हो। तो इसको आप लोग कहेंगे क्रोम स्टील का ये बना होगा। क्रोम स्टील में हिस्टेरिसिस लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको बना दिया जाता है। नेक्स्ट है 59, प्रेरण मोटर में क्रोलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? तो क्रोलिंग किसके लिए होगी? मोटर में क्या हो जाएगा? अनबैलेंस अगर आपका टॉर्क हो जाएगा, मोटर में विकसित अनुकंप, ठीक है, लोड आपने उसमें चेंज कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा? क्रोलिंग होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक, वियोजक का मतलब क्या होता है? हटाने वाला सर्किट को ना, ब्रेकर, ब्रेकर को हिंदी में क्या कहते हैं? वियोजक। तो इसमें कौन सी वायु काम में लेते हैं? यहाँ पे आप कह रहे हैं एयर सर्किट ब्रेकर, यानी कि जब दो आप जो यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर आप लोग काम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का जिसका सिंबल होगा, इसमें जो हवा भरेंगे वो कैसी हवा भरेंगे आप लोग? देखिए अगर आप लोग साधारण इसमें हवा भर देंगे तो क्या होगा? आर्क निकलेगी। फिर तो आप लोग इसको क्या कर दो, फिर तो खुला ही रहने दो, आप सीधा ही कर लो, सर्किट ब्रेकर लगाओ ही मत, ठीक है। पर इसमें एक स्पेशल प्रकार की हवा भरी जाती है, उस हवा का आपसे नाम पूछा है। तो इसमें जो हवा होनी चाहिए उसमें आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हवा में आर्द्रता होगी तो उसमें क्या होगा? आर्क आपकी ज्यादा निकलेगी। आर्क का मतलब आग, ठीक है, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जा सकता है? ठीक है, देखिए इसमें भारतीय मानक संस्थान यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आप लोग बताएं, उप परिपथ है आपका, सब सर्किट है, उसमें आपको टोटल आपको लोड बताना है कि आप लोग कितना लोड वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उप सर्किट में आप लोग टोटल अगर लोड बात करें तो वो 3000 वाट तक आप लोग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सुरक्षात्मक भू संपर्क के लिए निम्न में से कौन सा मानक रंग इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे हरा मानक रंग किया जाता है ग्राउंड के लिए, ठीक है। आप लोग इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड कहते हैं या फिर अर्थ कह दें। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर के लिए आप लोग हरा काम में लेते हैं। फेस के लिए आप लोग कैसा लेंगे? लाल काम में लेंगे। न्यूट्रल के लिए आप लोग काला काम में लेंगे और ग्राउंड के लिए आप लोग हरा काम में लेंगे। ये 3 मानक हैं, इनको रट लें आप लोग। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, स्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो जब आप लोग स्थायी वायरिंग, सॉरी स्थायी नहीं, स्थायी, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा आपसे अस्थायी, ठीक है। अगर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपसे स्थायी पूछा होता तो आप लोग देखेंगे स्थायी के लिए जब आप लोग मकान बनाते हैं उसी टाइम अंडरग्राउंड आप लोग जो कर देते हैं पाइप डाल के, उसको तो कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, कंट्यूट वाइंडिंग, उसको क्या कहते हैं? कंट्यूट वाइंडिंग। पहले वाले पेपरों में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से स्थायी आपसे पूछा नहीं है, नहीं तो आंसर क्या हो जाता? कंट्यूट वायरिंग। अब अस्थायी पूछा है तो अस्थायी आपको पता होगा, उद्योग वगैरह या फैक्ट्री वगैरह में टेम्परेरी काम करने के लिए आप क्या लगा देते हैं? क्लिप लगा के क्या करेंगे, किसी दीवार के ऊपर जो वायर है उसके आप सिंपल क्लिप लगा देते हैं वायर के दोनों तरफ, और इस प्रकार की वायरिंग को कहते हैं क्लिट वायरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जो आप लोग क्लिट वायरिंग करते हैं ये क्यों करते हैं? अस्थायी वायरिंग के लिए काम में किया जाता है। तो दोनों आप लोग लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर। अस्थायी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? क्लिट वायरिंग है, और स्थायी के लिए कंट्यूट वायरिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, 3SWG व्यास के लिए तुल्यकालिक मान क्या होगा? तो देखिए इससे पहले वाले में आपसे 2SWG का मान पूछा था, जो आपका याद होना चाहिए 7 mm आया था, ठीक है। आज आपसे 3SWG की वैल्यू पूछ ली है, तो 3SWG की वैल्यू आएगी 6.4008। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है।
तो आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है SWG। आप लोग पुराने वीडियो देख के आए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा SWG का डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शुष्क से जो आपका सेल होता है, यानी कि घड़ी वगैरह में आप लोग जो डालने के लिए सेल लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, या फिर आप अपने टॉर्च वगैरह के लिए जो सेल लेके आते हैं, उसकी वोल्टेज की वैल्यू आप लोग देखेंगे 1.5 वोल्ट होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। बार बार बोलने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें। आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है स्टडी से संबंधित तो वो रिक्वायरमेंट भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है आपके जीटा लाइव चैनल का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66, धारा और वोल्टेज में फेज में होने पर शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन एक ही एंगल आपका क्या है, V का और I का एंगल है आपका, तो आप कहेंगे इसमें पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पावर फैक्टर मेजर करते हैं कोस फाई से, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही फेज में हैं, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो आप लोग पुट करेंगे कोस 0, और कोस 0 का मान आपको पता है 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कह दिया? यूनिटी, ठीक है। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? कोस फाई, और फाई क्या होता है? V और I के बीच का एंगल। जब दोनों सेम फेज में है तो V और I का एंगल क्या आ जाएगा? 0, और कोस 0 का मान क्या होता है? 1, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? यूनिटी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है? तो ACSR की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ACS वायर आप लोग समझ गए होंगे। एक जो वायर होगा बीच में वो तो क्या होता है? स्टील वायर होता है, और उसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं? एल्युमिनियम के वायर होते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन होगी आपके घर के आसपास में, जो भी खंभों के ऊपर जो एल्युमिनियम के तार प्रयोग में लिए जाते हैं खुले वाले, उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें एक बीच में आपको स्टील का तार दिखाई देगा, बाहर आपको एल्युमिनियम के तार दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा कि जो स्टील का तार है इसका क्या कार्य है? तो आप लोगों को पता होगा स्टील है आपका, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, यांत्रिक मजबूती होती है इसमें। अगर आप लोग एल्युमिनियम के तार को खींचेंगे तो जल्दी से टूट जाएगा, पर अगर आप लोग स्टील के तार को खींचेंगे तो जल्दी से नहीं टूटेगा। तो यानी कि ये आपको क्या प्रोवाइड करवा जाता है? अतिरिक्त क्या करेगा? आपको मजबूती प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर केवल बिना इसके लगा दिए जाते, बिना स्टील के वायर के लगा देते, तो आपके क्या होंगे? तार खींच के टूट जाएंगे। उनमें आप लोग जो तनाव है वो उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उनको खींच ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या करेगा? आपका अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। और ACS का फुल फॉर्म आप लोग कहेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और इसका है स्टील रेनफोर्स, ठीक है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग याद कर ले इसको। बाकी आपके फॉर्मूला पूछेगा नहीं कि 7/37 लिखा हुआ तो क्या होता है, इस तरह से आपसे इसमें पूछता नहीं है। सिंपल बस आपके लिए इंपॉर्टेंट तो यही है कि स्टील का तार इसमें क्यों प्रयोग में लिया जाता है। बाकी इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, 7/37, 9/72, ये सब पूछेगा नहीं आपके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है। उप सब स्टेशन का मतलब, उप का मतलब क्या होता है? सब होता है ना, तो सब स्टेशन, सब स्टेशन यानी कि जो 11 केवी और जो 33 केवी का आपका पावर स्टेशन होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? सब स्टेशन कहते हैं। जब आप लोग कभी इसमें गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी ये पूरा स्ट्रक्चर इसका होता है वहां पे नीचे आपके यहाँ पे बजरी या फिर कंक्रीट के छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा गया ये पत्थर क्यों डाल देते हैं? ठीक है, पत्थर किस लिए डालते हैं? क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर क्या लगे होंगे? ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे, ठीक है, ऊपर ट्रांसमिशन लाइन्स होंगी। अब क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में से क्या होता है? ऑयल कभी रिसाव कर सकता है, ऑयल यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, और ऊपर से कभी आग की चिंगारी गिरी तो क्या हो जाएगा? पूरे सब स्टेशन में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। इसलिए यहाँ पे घास वगैरह ना उग पाए इसलिए क्या लगा देते हैं? इसमें पत्थर लगा देते हैं छोटे छोटे, ठीक है, कंक्रीट यहाँ पे डाल देते हैं जिसमें घास ना उगे। तो देखिए अब आप लोग ऑप्शन पढ़ते समझ गए होंगे इसका आंसर।
तेल के रिसाव से आग लगना टालना, बिल्कुल सही बात है। अगर तेल का रिसाव होगा और यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कंक्रीट के पत्थर पड़े हैं, तो ये तेल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा जमीन में, ठीक है, ऊपर यहाँ पे नहीं भरा रहेगा। और अगर सीधी मिट्टी रही यहाँ पे, ठीक है, सिंपल अगर प्लेन मिट्टी होती तो उसमें क्या होता, तेल इकट्ठा हो जाता, भर जाता, तो आपको तेल दिखाई देता, पर कंक्रीट अगर होगी तो आपको तेल दिखाई नहीं देगा। तो आग लगने से रोकना है इसको, बिल्कुल सही है। स्विच यार्ड के भीतर पौधे नहीं उगना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है पौधे मिट्टी में उगते हैं, कंक्रीट में पौधे उगते नहीं है। यार्ड की कार्य व्यवस्था सुधारना, ये भी ठीक है, क्योंकि दो सही हो गए तो अब आपको बाकी तो सही समझने ही पड़ेंगे, चाहे आ रहे हो समझ में या ना आ रहे हो, क्योंकि ये दोनों तो आपको पता है कि 100% सही है। और आप लोग देखेंगे ए बी का आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, इसके अलावा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, बाकी आपको समझ में आए या ना आए। बाकी अगला आप देख सकते हैं, लघु पर त्रुटियों के दौरान स्टेप या स्पर्शी विभव घटाना, ठीक है, यानी कि जब भी आपका कभी शॉर्ट सर्किट हो तो आपका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उसको कम कर देगा ये, तो ये भी सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसके चारों क्या होंगे, सही, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटरों के लिए कितनी प्रीपेज की दूरी सुझाव दी जाती है, ठीक है, स्वच्छ क्षेत्रों में, ठीक है, ये क्या पूछना चाह रहा आप लोग समझिए। जो आपका सब स्टेशन होगा, अभी मैंने बताया सब स्टेशन आप लोग समझ गए होंगे, 33 केवी और 11 केवी का जो पावर स्टेशन होता है उसको क्या कहते हैं, आपका सब स्टेशन कहते हैं। अब आपको कहा गया है कि जब इंसुलेटर आप लोग काम में लेते हैं ना, जैसे आपकी लाइन में वो लाइट काटते हैं, वहां से वो लगाते हैं लाइट, तो यहाँ पे जो दो ये पॉइंट होंगे इनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, और आपको इसमें कंडीशन क्या दी है कि स्वच्छ मौसम वाले में, यानी कि जहाँ पे गीला वगैरह मौसम नहीं रहता, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे हमेशा बर्फ वगैरह गिर रही होती है, उसकी कंडीशन अलग है। तो जहाँ पे शुद्ध क्षेत्र होगा वहां पे इनकी बीच की जो दूरी है वो क्या आती है, 16 mm पर केवी होती है, ठीक है, इस एयर की स्ट्रेंथ आपको 16 mm पर केवी। जितने भी केवी का आप लोगों को सर्किट ब्रेकर बनाना है, आप लोग उसको क्या करें, 16 से मल्टीप्लाई कर लें। तो आप लोग क्या कह देंगे, अगर मैं कहूं कि 11 केवी का सर्किट ब्रेकर है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सर्किट ब्रेकर के बीच की, तो आप लोग कहेंगे सर 11 गुना कितना कर लेंगे, 16 कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, लगभग 170 mm के आसपास इसकी डिस्टेंस रखनी चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा कंसेप्ट क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, संचरण लाइनों के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइनों के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन में कौन से प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आप लोगों ने इंसुलेटर पढ़ा होगा, ठीक है, पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर या शैकल इंसुलेटर, इन सबका अपना अपना एक यूज होता है कि कौन सा कहां पे उपयोग में लिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए अंतिम सिरे पर जब आपसे पूछा गया है तो अंतिम सिरे पर आप लोग कौन सा काम लेते हैं, स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और इनकी वोल्टेज की वैल्यू भी होती है कि स्ट्रेन कहां तक काम में लेंगे, सस्पेंशन कहां तक काम में लेंगे, एक छोटी सी टेबल है, आप लोग उस वैल्यू को भी याद कर ले, कौन सा 33 केवी तक काम आता है, कौन सा 66 केवी तक काम आता है, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं यहाँ पे, सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतीकात्मक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, शक्ति गुणांक आप लोग समझ गए होंगे जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कोस फाई जो होता है आपका, तो कोस फाई की वैल्यू को मैनेज करने के लिए पावर स्टेशन या सब स्टेशन में कौन सी चीज काम में लेते हैं, तो यहाँ पे काम में लेते हैं संट संधारित्र, ठीक है, संट संधारित्र यानी कि संट कैपेसिटर, इंग्लिश में इसको कहेंगे संट कैपेसिटर। संट कैपेसिटर क्या कर देता है, वहां पर रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देता है आपके सर्किट को, जिससे क्या हो जाता है आपका पावर फैक्टर सुधर जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, 400 केवी के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होती है, ठीक है, देखिए आप लोग जो आपका सब स्टेशन आप लोग बना रहे हैं वो कितने का है, यहाँ पे 400 केवी का बता है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे 400 केवी है आर वाई बी के बीच में, तो फेस टू फेस इन दोनों के बीच में लाइनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो ये आपकी डिस्टेंस आएगी 4200 mm, ठीक है, 4200 मीटर आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए 400 केवी के सब स्टेशनों में दो तारों के बीच में। आपने देखा होगा ना छोटी लाइन होगी तो उसके कंडक्टर जो होते हैं वो पास पास होते हैं, जितनी हाई वोल्टेज की लाइन होगी उसके कंडक्टरों के बीच में क्या होता है, गैप ज्यादा रखा जाता है। तो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि अगर 400 केवी की लाइन है तो ये गैप आप लोग कितना रखोगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 73, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था के उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज कर देता है? ठीक है, तो आपसे ये बताना क्या चाह रहा है कि ऐसा कौन सा घटक होता है जब भी आपके सब स्टेशन में, देखो धारिता का मतलब क्या हो गया, उसकी क्षमता है ना, ज्यादा आवेश अगर आपका आ जाए तो उसको भूमि में डिस्चार्ज कर दे, यानी कि ग्राउंड में आपकी जमीन में ले जाके छोड़ देगा उसको। जैसे आपके पोल लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ये पोल है, ये कंडक्टर यहाँ से जा रहे थे आ रहे थे आपके, गलती से ऊपर से क्या आ गई, बिजली गिर गई वहां पे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, ज्यादा वोल्टेज आ गया। तो ऐसा कौन सी चीज लगी होती है जो उस सारे वोल्टेज को कहाँ ले जाए, जमीन में ले जाके कर देगी? तो इसके लिए लगाते हैं भू संपर्कित स्विच। ठीक है, भू संपर्कित स्विच इसका काम करेगा, इसको पूरे को नीचे ले जाने के लिए। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के लिए इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए इंसुलेटेड, ठीक है, यानी कि ऐसा सब स्टेशन, वो पूरा सब स्टेशन किसमें बंद कर दिया जाता है, एक गैस के अंदर आपका बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सब स्टेशन जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पोल आपके सब कुछ लगे हों, वो सब ही एक चैम्बर बना दिया जाता है, कमरा बना दिया जाता है, और उस कमरे में भर दी जाती है गैस। ठीक है, SF6 यहाँ पे गैस भर देते हैं इसमें। ठीक है, आपसे पूछे तो, अब ये गैस आपने भर दी, ऐसा सब स्टेशन कहाँ पर बनाया जाता है? तो इससे क्या होता है, एक तो इस सब स्टेशन का साइज कम होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और दूसरा जहाँ पे नमी वाला एनवायरनमेंट होता है, वहां पे बारिश वगैरह होती रहती है, तो वहां पे ये काम में लिया जाता है। तो आप लोग कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। जब आपको ऊपर जमीन के ऊपर कहीं जगह नहीं मिल रही हो, अंडरग्राउंड आपको सब स्टेशन बनाना हो, तब भी आप लोग ये काम में लेंगे SF6 वाला। ठीक है, या फिर जनसंख्या बहुत ज्यादा है कहीं की, तो वहां पे आपको जगह नहीं मिल पाएगी, बहुत ही कंजस्टेड है, आप लोग वहां पर 1 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला खाली जगह नहीं मिल रही है और आपको बनाना है सब स्टेशन, तो आप क्या करेंगे, एक कमरे में जब आपको सब स्टेशन बनाना है, तो वो कौन से वाला बन सकता है, SF6 गैस वाला बन सकता है। ऑफ शोर वाला, ऑफ शोर किसको कहते हैं, समुद्री एरिया। ठीक है, अगर समुद्री एरिया है तो वहां पे भी क्या होगा, नमी ज्यादा होगी, तो वहां पे आप खुला सब स्टेशन नहीं बना सकते। तो इन सब के लिए आंसर क्या जाएगा, ई। इन सब क्षेत्रों के लिए आप क्या काम में लेंगे, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन काम में लेंगे। और आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में कौन सी गैस भरी जाती है, तो SF6 यहाँ पे गैस भरी जाती है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? ठीक है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर में केवल क्या आएगी, मात्रा होगी, और वेक्टर में उसकी मात्रा प्लस दिशा दोनों होगी। ठीक है, तो यहां से आपसे क्या पूछा है, वेक्टर मात्रक पूछा है, मतलब उसमें मात्रा भी होनी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की जो आपकी क्या होगी, तीव्रता होगी, ये क्या कहलाती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में उसकी दिशा भी होगी और उसका मान भी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने के किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? ठीक है, तो डायपोल की क्षमता का जो मात्रक है वो होगा डायपोल गति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ यानी कि जिनकी चुंबकीय क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आप लोग तांबा देखेंगे, तांबा फेरी मैग्नेटिक पदार्थ मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चांदी भी यहाँ पे करेगी, सोना भी करेगा, कोबाल्ट भी करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। टंटालम क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक पदार्थ होगा, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 78, किसी पदार्थ का वह गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वह क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है आपका, वो किसके थ्रू फ्लो होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका फ्लो होता है, जैसे किसी कोर वगैरह से फ्लो होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी पारगम्यता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चुंबकीय सरलता की व्याख्या कौन करता है, पारगम्यता करती है। ठीक है, जिसको आप लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो आप लोग ये एप्सिलॉन वाले की बात करते, और यहाँ पे पारगम्यता चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, परमलय का मुख्य भाग क्या है? तो आज जो कि परमलय है इसका मुख्य भाग क्या होता है? निकिल धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 80, तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह है, तो जिसकी पारगम्यता सबसे कम होती है वह क्या कहलाती है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, पैरा और जो आपका डाया होंगे इनकी एक से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, पारगम्यता। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे डाया मैग्नेटिक पदार्थ होंगे इनकी मुक्त पदार्थ से भी कम होती है। निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है? ठीक है, परम उपकरण क्या होते हैं? यानी कि जिनकी शुद्धता मापने के लिए अपन किसी दूसरे इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करते, वो क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। तो इनमें से जो सबसे एक्यूरेट आप लोगों को देखेंगे गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, किसी दूसरे इक्विपमेंट की भी शुद्धता नापने के लिए आप लोग क्या काम में लेते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है। जब आपको कभी वोल्टमीटर या फिर एमीटर की भी आपको क्या करनी हो, सत्यता की जांच करनी हो, तो आप लोग क्या काम में लेंगे? इसमें भी गैल्वेनोमीटर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो परम उपकरण है वो आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ई, गैल्वेनोमीटर। 82, परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती रिलक्टेंस आपका होता है। ठीक है, रिलक्टेंस ये क्या करता है? चुंबकीय लाइनों को जाने से रोकता है। ठीक है, और परमेबिलिटी क्या कहलाता है? चुंबकीय लाइनों को जाने देती है। जिस तरह से आप लोग ना प्रतिरोध पढ़ते हैं और कंडक्टर जो पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, उसी तरह से परमेबिलिटी का उल्टा क्या होता है? रिलेक्टिविटी होता है। तो ये तो आप लोग किस में पढ़ते हैं? ये तो आप लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र में, और ये किस में पढ़ते हैं आप लोग? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग परमेबिलिटी यानी कि म्यू और एल पढ़ते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और इलेक्ट्रिक क्षेत्र में आप लोग आर और क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे इसको कंडक्टेंस को आप लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आर और जी, जिस तरह से आपका विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के उल्टे हैं, उस तरह से आपके चुंबकीय क्षेत्र में म्यू और एल एक दूसरे के उल्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 83, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता की क्षमता क्या होगी? तो देखिए, आप लोगों को फिर से मैंने फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू CV। ठीक है, बस इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। Q आपको कूलम का चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 2.24, और V वोल्टेज दिया हुआ है। पूछा क्या आपसे? धारिता की क्षमता यानी कि C का मान पूछा है, तो आप लोग बना लेंगे। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? Q अपॉन V। ठीक है, तो Q का मान कितना दिया हुआ है? 0.24 कुलाम। वोल्टेज कितना दिया है? 10 दिया है। तो आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 0.024 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 84, 10 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता क्या होगी? ठीक है, तो बताया था आपको आर, एल और सी के संयोजन के जितने भी तरीके हैं आपको पता है, एक समांतर और एक श्रेणी, इनको याद कर लें आप लोग। यहाँ से आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि 10 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक कैपेसिटर ये है, फिर दूसरा कैपेसिटर ये है, और जब कैपेसिटर आपका श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो आप लोग कहेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था? आपका ये उल्टा है। अब कितने जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, ये बात यहाँ पे बताई नहीं गई है। तो आप लोग देखिए, इनमें से आप सारे ऑप्शनों को देखेंगे, आपको नहीं दे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपको दिया है, आपको ये वैल्यू नहीं दी, फिर भी आपको क्या करना है? आंसर करना है। ठीक है, अब इसने तो कह दिया कि 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी धारिता का मान क्या होगा? तो आप लोगों ने, सर जब तक आपने इसकी वैल्यू नहीं बताई कितने जुड़े हैं तो कैसे बताएं, पर आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग इसमें एक रखेंगे तो आपको पता है एक का तो कोई मतलब बनेगा नहीं, दो रखेंगे तो दो से कितना आएगा? वैल्यू 5 आएगी। जैसे ही आप लोग 3 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.33 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग चैलेंज कर सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा फाइनल आंसर की में, बाकी आप लोग इसका डी ऑप्शन करेंगे। आप लोग सर 4 कर देते हो, हाँ आप 4 भी करेंगे तो 4 से आंसर आएगा आपका 2.5। ठीक है, और 2.5 आप लोग देखिए किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आप लोग कितने बढ़ाते जाएं, ठीक है,
बाकी आंसर आपका कहीं आएगा ही नहीं आपका इन ऑप्शनों में से। केवल केवल 3 वाला आंसर आ सकता है जिसकी वैल्यू आएगी आपकी 3.33। ठीक है, 4 आपके पुट करने से कितनी वैल्यू आएगी 2.5। अगर आप लोग 5 कर लेंगे तो इससे आएगी 2 जो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। 6 आप लोग पुट कर लेंगे तो ये आएगी 1 पॉइंट समथिंग। तो इनमें से बाकी कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप लोग कितनी भी वैल्यू पुट करें। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को चैलेंज करते थे, क्वेश्चन डिलीट हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गाज नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है। ठीक है, तो गाज नियम यहाँ पर गाउस का नियम है। ठीक है, पहले ही बता दिया, कुछ लैंग्वेज में बहुत इतने गंदे शब्द लिखे हुए हैं जो समझ नहीं आएगा। गाउस का नियम है ना। गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, तो गाउस का नियम, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। ठीक है, गाउस का नियम फील्ड के एक अनंत चार्ज पे सीधे तार पर लागू होता है। हाँ ठीक है, ये भी फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज पर किए गए तार पर बल के लिए लागू होता है, ये भी सही है। फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सारा, ऑप्शन नंबर ई, इन सब के ऊपर लागू होता है गाउस का नियम। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव बट गया है तो इसकी धारिता का मान क्या होगा। ठीक है, अलगाव मतलब उनको जो अलग करने वाले थे प्लेटों को जो, तो उसका मान क्या होगा। तो आपको पता कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पर, यहां से इसको कह रहा है कि प्लेटों का समांतर जो आपकी प्लेट है इनका अलगाव बढ़ गया है, यानी कि डिस्टेंस आपने उसकी बढ़ा दी। ठीक है, आपने क्या करी, डिस्टेंस बढ़ा दी यहाँ से, तो फिर सी का मान तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे अलगाव बढ़ गया है, ये शब्द मेरे को समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, आप लोग देख लें, इस क्वेश्चन को कमेंट कर दें। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये वर्ड जो आपके इंग्लिश में कन्वर्ट करने से जरूर आपको समझ आ जाता, पर अलगाव से समझ नहीं आया मेरे को। तो आप लोग देख ले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 87, उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया जाता है तो उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब तक की समय की मात्रा क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, आपका फ्यूज जो आता है, आपका फ्यूज आपने जो लगा दिया है, ठीक है, ये आपका फ्यूज मान लेते हैं, आपका कोई भी आगे सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में जब क्या होगा, ओवर करंट फ्लो होगा आपका, तो जैसे ही यहाँ पर हीट जनरेट होने लगती है, तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा। कुछ समय लेता है ये आपका ना, कुछ माइक्रो सेकंड्स का जो समय लेगा आपका ये गलने के लिए, इस सर्किट को ब्रेक करने के लिए। तो वो जो गर्म होने से लेकर और ब्रेक होने तक का जो समय है, उस समय को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्किंग समय। ठीक है, आर्किंग टाइम इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पिघलने का समय कोई शब्द नहीं होता है, कई बच्चे करके आएंगे तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, फ्यूजिंग में। 88 नंबर देखिए, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग कितनी है, 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का मांग कारक क्या है, तो हिंदी में इसको कहते हैं डिमांड फैक्टर, डीएफ। ठीक है, तो डिमांड फैक्टर आप लोग इसकी कैलकुलेट करें, तो डिमांड फैक्टर में क्या होता है, कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो कनेक्टेड लोड कितना है इसका 3 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, इसका उल्टा करेंगे है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है आपका। पूछा क्या आपसे, डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर आपका क्या आएगा, मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप लोग मैक्सिमम डिमांड कितने कहेंगे, 1.5 किलोवाट, और कनेक्टेड लोड कितना किया गया है, 3 किलोवाट। किलोवाट से किलोवाट कैंसिल हो जाएगा, 1.5 में आप लोग 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैसे भी अगर कई बच्चों का अगर ये उल्टा भी होता, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, अगर बच्चों को गलती से उल्टा भी याद होता था, जिस तरह से मेरे को एक बार स्किप हो गया अभी, अगर कई बच्चे इसमें कनेक्टेड लोड बटे मैक्सिमम डिमांड करते तो आंसर 2 आता, जो कि आपको किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। देखो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नंबर दो भी किसी ऑप्शन आंसर होता तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, एग्जाम में भी, बट इसमें तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है कि ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा। आप लोग दोनों से अगर निकालते किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो भी वो क्या आंसर करके आता, यहाँ पे 0.5 ही आंसर करके आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन लोग कई बार क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ध्यान रखें, और जितने भी फॉर्मूले उनमें ज्यादातर में सब में क्या है, डिवाइड ही है, बाकी तीसरी चीज से किसी का मल्टीप्लाई है ही नहीं। जितने भी फॉर्मूले आपके डिमांड फैक्टर, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया,
लोड फैक्टर हो गया, ये 3-4 फॉर्मूले आपके, उन सब में क्या है, केवल दो चीजों का अनुपात ही है। तो 89 देखते हैं, किसी ट्रांसमिशन लाइन में के समान सर्किट में धारिता खाली स्थान के कारण होती है। ठीक है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि जो आप लोग वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लाइन के समान सर्किट में धारिता का मान, इसमें जो आपका सी जनरेट होता है वो किस चीज की वजह से जनरेट होता है। तो आप लोग कहेंगे सर, जो जब दो कंडक्टर होते हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक प्लेट की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, तो इनके बीच में एक सी बन जाता है। आपको बताया था मैंने कि जब दो समांतर प्लेट होती हैं और उनके बीच में क्या हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ हो, और आप लोग कहेंगे कि एयर भी अपना क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो ये क्या कर गए, ये दोनों कंडक्टर सी की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो जो ये धारिता है निर्भर किसकी वजह से करती है, इस कंडक्टरों के ऊपर अप्लाइड होने वाले वोल्टेज के ऊपर। तो लाइन विभव इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, स्कॉट संयोजन में टीजर को आर पार वोल्ट तक खाली स्थान द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। ठीक है, तो स्कॉट कनेक्शन आपको बताया था, 2 फेज से 3 फेज बनाना और 3 फेज से 2 फेज बनाना, इस विधि को कहते हैं आप लोग स्कॉट कनेक्शन करना। तो यहाँ पर जो आपका टीजर जो आपका करेगा वोल्टेज में, वो 90 डिग्री का क्या करता है, एंगल डिस्टेंस देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 91, संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित्र खाली स्थान फेरे अनुपात की आवश्यकता होगी। तो आपका जो टीजर ट्रांसफॉर्मर है आपका, ठीक है, ऊपर जो आपको बताया था टीजर किस में काम लिया जाता है, स्कॉट कनेक्शन में। जो आपने स्कॉट कनेक्शन किए उसमें जो आपका समान आपको परिचालन करना है, तो जो ट्रांसफॉर्मर आपका होगा उसका अनुपात क्या होगा, तो उसका अनुपात आएगा 0.866 से 1 अनुपात। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, तीन कला परिणामित्र में डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टेज के सापेक्ष द्वितीय लाइन वोल्टेज, देखिए यानी कि आपके कनेक्शन है जो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, डेल्टा और स्टार। ठीक है, डेल्टा और स्टार टाइप के आपने अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में कनेक्शन कर रखे हैं, तो जो आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में जो वोल्टेज का आपका आएगा अंतर, वो आएगा 30 डिग्री लीडिंग का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ है। ठीक है, तो डेल्टा स्टार आपने संयोजन कर लिया, तो इसका क्या लाभ है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहाँ पे डेल्टा और सेकेंडरी में आपने क्या लगा दिया, स्टार। तो आप लोग सबसे पहले तो ये कहेंगे सर इसका जो मिड पॉइंट होगा इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 3 फेज 4 प्रणाली वाला प्रयुक्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 3 फेज में आर वाई बी ये तो फेज हो जाएंगे, आर वाई बी, और एक ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो टोटल 4, ये तो सही है। दीर्घ संतुलित भार को संभाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, इसे बैलेंस लोड आप लोग काम में लेंगे। द्वितीय वोल्टेज का कोई विरूपक नहीं होता, हाँ वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होगा, हाँ जो प्राइमरी आपका जो इसमें जो होगा आपके कंडक्टर होंगे उसका क्या होगा, साइज कम होगा, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट मतलब उसकी मोटाई कम होगी। ठीक है, कम मोटाई के तार आप उसमें काम में ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सारे चीजें फायदे मिलते हैं आपको जब आप लोग डेल्टा स्टार कनेक्शन करते हैं किसी ट्रांसफॉर्मर के। क्वेश्चन नंबर 94, संपन्नर परीक्षण में एक परिणामित्र के द्वितीय के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज है। ठीक है, आप लोग ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहे हैं, संपन्नर टेस्ट कर रहे हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मर के द्वितीय के स्थायी परिपथ में कुल वोल्टेज, ठीक है, जो सेकेंडरी आपकी वाइंडिंग है उसका जो फिक्स आपका वोल्टेज है उसके वोल्टेज की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा यहाँ पर, शून्य के बराबर होगा। 95 नंबर देखिए, परिणामित्र में स्लेंजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है। अब ये स्लेंजिंग क्या है यहाँ पर देखिए, स्लेंजिंग आपका एक ऑयल का क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तेल का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। ठीक है, तेल का ऑक्सीडेशन होने से इसको रोका जाता है। देखिए धूल के कण से कोई मतलब नहीं है, बंद रहता है। तेल का वाष्पीकरण मतलब तेल हवा में उड़ जाएगा, ये कब होगा, जब तेल ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये भी कोई है नहीं। नमी को रोकने के लिए आपको मैंने बताया था सिलिका जेल, जिसको ब्रीथर कहते हैं आप लोग, ये 2-3 बार बता चुका हूं मैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या काम में लेंगे, स्केलिंग काम में लिया जाता है। 96 देखिए, निम्न में से कौन से परीक्षण के दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो आपको क्या चाहिए, आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ठीक है, समान परिणामित्र जिनको आपको पता हो कि एक आपका 10 kVA का है तो दूसरा भी आपका क्या होना चाहिए, 10 kVA का ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा कौन सा परीक्षण है, ठीक है, तो ऐसा परीक्षण आपका बैक टू बैक परीक्षण। ठीक है,
जब आप किसी ट्रांसफार्मर का बैक टू बैक परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं, 2 समान क्षमता के ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, परिणामित्र के सासी में प्रयुक्त रसायन होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग, जो आपका ट्रांसफार्मर है, सासी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वही मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स लगा होगा, ठीक है, जिसको ब्रीथर वाली मैंने बात बताई थी। तो क्या बताई थी मैंने, उसमें क्या लगेगा, सिलिका जेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका इंग्लिश कन्वर्ट देखते तो आप लोग इसको समझ जाते क्या पूछना चाह रहा है। बाकी आप लोग वैसे भी समझ जाएंगे, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल है, वही एक केमिकल चीज है जो प्रयुक्त में ली जाती है। परिणामित्र पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लोहा हानियां नगण्य होती हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, प्राथमिक पक्ष पर क्या होगा, आरोपित वोल्टेज का मान क्या होता है, निम्न होता है। जब आप लोग क्या करते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट आप लोग करते हैं, ठीक है, सॉरी ओपन, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, आपका ट्रांसफार्मर है, आप प्राइमरी वोल्टेज, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग को आप क्या लिखते हैं, आप इसको ओपन लिखते हैं, इसमें कोई भी चीज कनेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो आपके लोड होगा, जो लॉसेस आपके आएंगे वो बहुत कम लॉस आएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लोहा हानि क्या होती है, नगण्य होती है। सॉरी यहाँ पे लघु शब्द दिया हुआ है, देखिए आप लोग समझिए, यही प्रॉब्लम है हिंदी में, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसको लघु का मतलब होगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसको, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यानी कि आपका ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कि हिंदी में काफ़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज में, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल हो गई, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करके आप लोग क्या लगा देते हैं, इसमें एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या लगाते हैं, एक आप इसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक बी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप शॉर्ट सर्किट यानी कि कनेक्शन आप लोग करते हैं तो आप लोग इसमें केवल कॉपर लॉसेस को कंसीडर करते हैं, आयरन लॉसेस को आप लोग इसमें नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। ये बात तो आपने अच्छे से देखी होगी, ठीक है। तो इसको नगण्य मानकर क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्राइमरी होती है इसमें क्या होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे काम में ली जाती है इधर साइड में, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज का मान होता है ये बहुत कम लगाया जाता है। आपको पता होता है इसमें रेटेड करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड क्या फ्लो कराते हैं, करंट, और रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दूं मैं, रेटेड करंट आप लोग निकालेंगे फॉर्मूले से, केवीए के फॉर्मूले से, ठीक है, और वहां से जब आप रेटेड वोल्टेज यानी कि वोल्टेज का आप लोग रेटेड नहीं अप्लाई करके वोल्टेज एकदम कम वोल्टेज, अगर आपका 110 का रेटेड का है तो लगभग ये आपका 20 वोल्ट के ऊपर आपकी रेटेड करंट फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। तो अगर आप 110 करते तब तो आप लोग इसमें क्या करते, आयरन लॉसेस को आप लोग कंसीडर करते, परंतु आपने यहाँ पे टोटल 20 वोल्ट ही अप्लाई किया, इसलिए आयरन लॉसेस को इसमें कंसीडर नहीं करते। एक सजीव द्वितीय अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त होता है, ठीक है, सजीत विद्युत लिखा हुआ, देखिए आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कहीं भी आपको आग लग गई, वहां पर आपका करंट के वायर हैं, ठीक है, वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट वहां पर है, और वहां पे अगर आपको आग बुझानी है तो आप कौन सी चीज काम में लेंगे, तो वहां पे आप लोग CO2 अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे, ठीक है। 4 प्रकार की अग्नि आपने पढ़ी होगी, उनमें से आपको पता होगा विद्युत टाइप की जो अग्नि है उसको बुझाने के लिए CO2 काम में लिया जाता है, ठीक है, पानी काम में ले लेंगे, शुष्क रसायन काम में लेंगे, फोम भी काम में नहीं लेंगे। तो चारों प्रकार की अग्नि आप लोग पढ़ ले एक बार, कौन सी कहाँ पर उपयोग में लेते हैं बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान एक स्विच है जो 2 बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है, ठीक है, तो कौन सा स्विच है जो 2 बिंदुओं पर, 2 अलग अलग बिंदु हैं, उसके परिपथ को खोलने के लिए काम में लेता है, तो इसे कहते हैं दोहरा ब्रेक स्विच, ठीक है। 2 वे जो आपका स्विच होता है वो आपका 2 सर्किटों को खोलने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन है जो आपके थ्योरी के अलावा, इनको मैं आपके लिए फिर से कभी लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। PDF पाने के लिए आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।